नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य का आशय यह है कि नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरक्षित पुष्प खिले हैं, अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उनके साथ जुड़े हुए थे। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ उपस्थित थी? मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज था, जो राजगृह नामक स्थान में थी। बुद्ध के समय नालंदा क्या था? बुद्ध के समय नालंदा प्रवासिकों का आम्रवन था। महावीर और मैथिली पुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? महावीर और आचार्य मैथिली पुत्र गोसाल की भेंट नालंदा में हुई। महावीर नए नालंदा में कितने वर्षावास किया था? महावीर नए नालंदा में 14 वर्षावास व्यतीत किया। तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है? तारानाथ तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक थे। उन्होंने नालंदा को शाहीपुत्र की जन्मभूमि बताया। एक जीवन विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध, अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्राणवत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का प्रारंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। फाहियान कौन थे? वे नालंदा कब आए थे? फाहियान एक चीनी यात्री थे। वे नालंदा 4वीं सदी में आए थे। हर्षवर्धन के समय में कौन यात्री भारत आया था? उस समय नालंदा की दशा क्या थी? हर्षवर्धन के समय युवानचांग भारत में आए। उस समय की दशा बहुत अच्छी थी। नालंदा उन्नति के शिखर पर था। नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया? नालंदा के नामकरण के बारे में युवानचांग ने एक जातक कहानी का हवाला देते हुए बताया है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। नालंदा का जन्म कैसे हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। इसकी आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। 8वीं सदी के यशोवर्मन ने शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्रकुंज की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापना को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियाँ थीं। इत्सिंग कौन थे? उन्होंने नालंदा के बारे में क्या बतलाया? इत्सिंग चीनी यात्री था। उसने बतलाया कि बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष प्राप्त हुई, उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। विदेशों के साथ नालंदा का जो संबंध था, उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि स्वर्णद्वीप के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव के मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर
यवनद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण करवाया। नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? नालंदा में जिन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी वे हैं शब्द विद्या या व्याकरण, हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, चिकित्सा विद्या, शिल्प विद्या तथा धर्म और दर्शन का अध्ययन। नालंदा में कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। नालंदा में कुछ विद्वानों की सूची इस प्रकार है: शीलभद्र, ज्ञानचंद, प्रभामित्र, अस्थिरमती, गुणमती आदि। शीलभद्र की युवानचांग की क्या बातचीत हुई? युवानचांग नालंदा से विदा होने लगे तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युवानचांग ने उत्तर में यह वचन कहे, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है उसे मैं लिखूं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। विदेशों के ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के प्रयासों के विवरण दीजिए। 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित द्विपदी सम्राट के आमंत्रण पर तिब्बत गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए थे। नालंदा के विद्वानों में तिब्बत देश को एक साहित्य का तिब्बती में अनुवाद किया। ज्ञान दान की विशेषता क्या है? ज्ञान दान की विशेषता यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। न उनके बांटने वालों की तृप्ति होती है और न उसे लेने वालों का। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।